बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के चिराग पासवान। बयान दिया है उन्होंने। ये भी कहा है राज्य के मुखिया यानी नीतीश कुमार जी से कि भाई आंकड़े तो आपने पेश कर दिए, उन आंकड़ों के बाबत अगर उस हिसाब से राजनीतिक दावेदारी भी पेश कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ये दावेदारी कैसी है, हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं, छोटा सा क्लिप जिसमें चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो देख लीजिए। महिला राष्ट्रपति हो सकती है तो क्यों नहीं बिहार में एक उप मुख्यमंत्री हो सकता। ये तमाम बातें आपके माध्यम से जनता के बीच रखने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप के बड़े बड़े दावे करते हैं कि देखिए हमने क्या नहीं किया अलग अलग समाज के लिए, ये आईना है ये आंकड़े उनके लिए कि बड़ी बड़ी बातें इन्होंने खूब की, पर बदले में क्या दिया। पिछले 3 दशक से मैरी गो राउंड की तरह सिर्फ 2 जातियों के बीच में कुर्सी का आदान प्रदान चल रहा है और बाकी एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति को मिला दिया जाए लगभग 20%, अगर इसको जोड़ दिया जाए अति पिछड़ा 36%, 47, 56 और उसके बाद 20% आप जोड़ दीजिए इसको मुसलमानों को, 56 हो गया 66, 76, 76% लोग एकदम सत्ता से गायब है। और इन लोगों की हिस्सेदारी की बात ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की दुहाई देते देते जनगणना करवा रहे हैं और इसी के आधार पर देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। भाई पहले बिहार आए ये लोग अपनी बैठक के लिए, अपने लाभ के लिए, तमाम ये विपक्षी दलों के गठबंधन के तमाम घटक दल वैसे तो बिहार आ जाएंगे, अब आए ना बिहार, आए बिहार और बोले कि भैया जो चीजें जो जातीय जनगणना आपने की है उसके आंकड़े और सार्वजनिक हो गए हैं, अब इसको मंत्रिमंडल में भी अब इसको लागू किया जाए। तब हम लोग मानेंगे कि हाँ भैया इसका लाभ है, अब करवाइए आप लोग राजस्थान में करवाइए, मध्य प्रदेश में जहां जहां पे भी आपको करवाना है, छत्तीसगढ़ में, सारे राज्यों में करवाइए। पर हकीकत है ये हाथी के दिखाने वाले दांत की कहावत है, दिखाने वाले दांत कुछ और खाने वाले दांत कुछ और। ये वही लोग हैं जो भी महिला आरक्षण विधेयक आया भारत की संसद में हर रोज चिल्ला कर, बल्कि इसी के आधार पर इससे पूर्व में जितनी बार ये विधेयक आया इन लोगों ने उसको पारित तक नहीं होने दिया। ये तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि ये कानून बना और उसमें भी बार बार हर मोर्चे पे जाके कि भाई पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का इसमें आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए प्रभु। पर पहले इसमें तो बताइए कि आपने कितना दे दिया अपने मंत्रिमंडल में, पिछड़े वर्ग से कितनी महिलाएं हैं आपके यहाँ, और क्यों नहीं पिछड़े वर्ग की महिला को आप मुख्यमंत्री बना देते। रेणु कुशवाहा जी यहाँ पे बैठी है, क्यों नहीं बनाते बताइए। ये दर्शाता है कि इनकी सोच क्या। महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करेंगे, भाई इसके लिए आपको प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति की जरूरत थोड़ी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल तो मुख्यमंत्री जी चाहे तो तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं, 1 घंटे के भीतर कर देंगे, तो लागू करके दिखाइए। देश के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, भाई वो तो कैबिनेट सिस्टम से आ रहा है, होते होते जब वो होगा। पर बोले राहुल जी बोलते हैं ना, तो आके बताए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो भाई आप अपने मंत्रिमंडल में इसको सबसे पहले लागू कीजिए और पुनः गठन कीजिए अपने मंत्रिमंडल का, कैबिनेट को पूरा रिशफल कीजिए और इसके आधार पर जो जनगणना आपने जारी की है उसके आधार पर एक नया मंत्रिमंडल बनाए और उसको बनाने के बाद खुद स्टेप डाउन हुई और किसी अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए, मुसलमान को बनाइए, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले को बनाइए। तब हम मानेंगे कि भैया जो आपने आंकड़े दिखाए हैं वो सही। और इन आंकड़ों की आड़ में पिछले जो हमने कहा कि जितने ज्वलंत विषय वो छूटते जा रहे हैं। बिहार में सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही और बिहार में जो महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या। मणिपुर में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री की पार्टी के भागे गए थे मणिपुर। तो देखा आपने, चिराग पासवान स्पष्टतः एक कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी 36% हैं अनुसूचित जाति और इन 36% में कितने लोगों को आपने डिप्टी सीएम बनाया है,
कितने लोगों को राजनीति में आपने आश्रय दिया है। और तो और मुसलमानों की भी बात छेड़ दी है इन्होंने। कहा है कि भाई मुसलमानों की भी संख्या है, कहाँ तवज्जो मिल रहा है महागठबंधन में। चलिए इस बाबत हम बातचीत करने पहुंचे हैं। आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ हैं एजाज अहमद साहब, इन्हीं से बात करते हैं। चिराग पासवान अब 2 डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमने जातीय गणना करा करके 1931 के बाद पहली बार ऐतिहासिक रूप से देश के स्तर पर एक नज़ीर प्रस्तुत किया और बताने का काम किया है कि जातीय गणना क्यों लोग नहीं कराना चाहते थे। जातीय गणना करा करके हमने सब कुछ सामने लाने का काम किया। स्पष्टता हमारी जो मंशा है कि हम हक और अधिकार देने के प्रति पूरी तरह से सजग हैं और इनको विकास की श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं जो पूरी तरह से उपेक्षित रहे हैं या उनको कहीं ना कहीं विकास की श्रेणी से दूर रखा गया। जातीय गणना के साथ साथ हमने आर्थिक सर्वेक्षण भी कराए हैं, हमने शैक्षणिक स्तर पर भी जो सर्वेक्षण का कार्य कराया है वो सब कुछ सामने आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है कि हम सबको जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात है, विकास की आयाम में जोड़ने का बात है, उनके लिए नीतियां बनाने का बात है, उसमें हम हर स्तर पर आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें कोई राजनीति का स्थान नहीं है और राजनीति करने वाले लोग सिर्फ राजनीति करते रहेंगे। उनको जो एक अदद सीट के लिए स्वयं अपने स्वार्थ से अभिभूत हों, जिनको राजनीति के स्तर पर अभी तक से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिच पर खिलाने के प्रति कोई सहमति नहीं दी है, वो 12th मैन के रूप में काम कर रहे हैं। 12th मैन का क्या काम होता है ये सबको पता है। अगर उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं या करवा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 12 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य में सिर्फ ओबीसी के चीफ मिनिस्टर हैं। 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन लोग हैं, इसका भी कहीं ना कहीं आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए चिराग जी को। तो कह रहे हैं कि अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो उस कौम से आती हैं, यानी अनुसूचित जाति से आती हैं, तो अपने राज्य में डिप्टी सीएम क्यों नहीं आ सकते? वो तो कह रहे हैं। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्पष्ट करें न कि क्या उनको भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में डिप्टी सीएम या सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। सबसे पहले तो वो स्पष्ट करें। और वो भारतीय जनता पार्टी के जो 12 राज्यों में मुख्यमंत्री है, उनमें से कितना प्रतिशत आप अनुसूचित जाति के, अल्पसंख्यक समाज के और ईबीसी या ओबीसी के मुख्यमंत्री बनवाने का काम करें, ये स्पष्ट कर दें। देखिए, बोलना आसान है। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने वाले सबसे पहले तो अपनी विचारधारा को समाप्त कर दिए हैं, अपनी सोच को समाप्त कर दिए हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के साथ जुड़ने का काम करना चाहिए था, वो बाबा साहब के विचारों को कहीं ना कहीं छलनी करने वाले, उनके तैल चित्र को पैरों से बूटों से रौंदवाने वाले और रौंदने वाले, और जो इनके पिताजी जो दलित समाज के ही नहीं बल्कि बिहार के एक मूर्धन्य थे, बिहार के एक सम्मानित नेता थे, उनके साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया, उस पर अगर इनकी चेतना जागृत हो जाती तो हम समझते कि हाँ, सही माने में ये समाज के प्रति कहीं ना कहीं सजग है। दरअसल ये समाज के प्रति सजग नहीं है, ये अपने राजनीति के प्रति ज़्यादा सजग हैं और इनकी राजनीतिक सोच जिस तरह की है वो स्पष्टता दिख रही है। ये बताने की आवश्यकता नहीं, वो एक अदद सीट के लिए पूरी राजनीतिक सोच को, पूरी राजनीतिक विरासत को उस पार्टी के साथ गिरवी रख दिया जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था, उनकी सोच, उनके कार्य को कमज़ोर करना चाहती है। उसी पार्टी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी थे तो यहाँ भी 2 डिप्टी सीएम थे और एक डिप्टी सीएम जो उसमें थे वो अनुसूचित जाति से ही थी। देखिए, अनुसूचित जाति की नहीं थी, ईबीसी की थी, अनुसूचित जाति की वो नहीं थी। और जिस तरह से वो परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं ना, वो परसेप्शन चलने वाला बिहार में नहीं है। हम सभी के सोच के प्रति, सभी को सम्मान के प्रति और सभी को अधिकार देने के प्रति जिस तरह से जातीय गणना करा करके स्पष्टता समाज को संदेश देने का काम किया और समाज के अंदर
जो हमने ये बताने का काम किया कि देखिए किस तरह से जिनकी संख्या जितनी थी उनको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल मुसलमानों को पाई। भी तो तवज्जो नहीं मिल रहा है वहाँ भाई तवज्जो मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में जो केंद्र के सरकार में है वहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। पूरे देश भर में 3 प्रतिनिधित्व है भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान, एक राज्यसभा, 2 विधान परिषद, एक उत्तर प्रदेश विधान परिषद और एक बिहार विधान परिषद। यही इनका मुसलमानों के प्रति राजनीतिक सोच है, राजनीतिक पैमाना है। और चिराग पासवान जी सही माने में अगर मुसलमानों के प्रति चिंतित होते तो अपने पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान को बनाए होते, क्योंकि उनके पिताजी जिस समय मुसलमान मुख्यमंत्री का नारा लगाते थे न, उस समय वो बहुत बच्चे थे। लेकिन राजनीति में जो परसेप्शन आप बनाते हो उस परसेप्शन को अमल में भी लाने का काम करो ना। आप घोषणा कर दो कि हम आने वाले समय में जो राजनीति का पैमाना तय होगा उसमें हम मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसमें हम अनुसूचित जाति को डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके 12 जो मुख्यमंत्री है उसमें से 3 डिप्टी सीएम ईबीसी का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, मुसलमान बनवाने का काम करेंगे। उन्हीं से ये सवाल कर भाई सवालों के घेरे में स्वयं है वो। बयान देने से कुछ नहीं होता, बयानवीर बनना आसान काम है, अमल में लाना, अमल में उतरना बड़ा मुश्किल काम है। और ये भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान जी को भी पता है कि जातीय गणना कराना कौन नहीं चाहता था और किनके पार्टी के कार्यालय में मिठाइयाँ बटी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का चरित्र जो है वो स्पष्ट है कि वो जो देश के स्तर पर जो पिछड़ा समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति है और अल्पसंख्यक समाज के प्रति तो उनके विरोध की राजनीति जग जाहिर है। इसलिए भाजपा और भाजपा के साथ रहने वाले इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर होगा। ये हमारे ऊपर छोड़ दे, क्योंकि हमने जब जातीय गणना कराया है तो हम किसको कैसे समायोजित करेंगे ये हम जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब। स्पष्ट किया है इन्होंने और ये भी कहा है कि भाई पहले आप अपने गिरेबान में झांकें, आप एक एजेंडा भी तय करें कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो इन एजेंडों पर आप सबसे पहले पहल करेंगे और ये पहल जो है आप सार्वजनिक करें, उसके बाद हमसे ये सवाल करें, क्योंकि जो बातें अभी तक नहीं हुई थी वो हमने करके दिखाया है। जातीय आंकड़ों को हमने सार्वजनिक किया है। इस बाबत बहुत सारी बातें जो हैं वो अब होंगी, चर्चाएं होंगी, पक्ष और विपक्ष के तरफ से जो शीत युद्ध है ये भी चलेगा, बयानों के तीर भी देखे जाएंगे। तब तक इंतज़ार करेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ। आपका